Hello and very good morning everyone. Welcome back to Mind Blowing Academy. Today I am going to begin a new chapter of class 8th subject social science, and that is chapter number 20, Foreign Policy of India and its relations with the neighboring countries. In this chapter we are going to learn about, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. विच आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है. व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल्स हैं. हाउ आर इंडियाज़ रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज़, और इंडिया के अपने नेबरिंग कंट्री से मतलब अपने पड़ोसी देशों से कैसे रिलेशंस हैं. सो लेट्स बिगिन. फॉरेन पॉलिसी इज़ द क्रक्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस. किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी या विदेशी नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके फॉरेन रिलेशंस मतलब विदेशों के साथ संबंध कैसे होंगे. टुडे ऑल द नेशन दोज जोग्राफिकली फार फ्रॉम ईच अदर आर वेरी क्लोज ड्यू टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज सारे देश अलग अलग कंट्रियाँ फिजिकली या जोग्राफिकली तो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, बहुत डिस्टेंस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, लेकिन थ्रू द कम्युनिकेशन मोड के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे फ़ोन पर बात कर सकते हैं अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं all the countries are connected to each other. Any happening in any part of the world leaves its impact on other nation too. अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है, कुछ हैपनिंग हो जाती है, कुछ इंसिडेंट्स होता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका असर अदर कंट्रीज़ पर भी होता है. All the nations of world are interdependent on each other. इसीलिए हम कहते हैं कि सारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. That is why today in the world politics more focus is given to the development and formation of international relation. और यही वजह है कि अभी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि इनको इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करी जा रही है. A good foreign policy is essential to establish foreign relation with other nation as required by the nation. इसीलिए अच्छी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The foreign policy is a group of principles which is adopted by one nation to seek its national interest. फॉरेन पॉलिसी क्या है कि वहाँ पर प्रिंसिपल्स बहुत सारे कंट्री के सिद्धांत हैं, और ये इसलिए इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है कि हमारे इंटरनेशनल फ़ायदे हो सकें या हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रह सके अदर कंट्रीज़ के साथ में. द डिसीजन टू एस्टैब्लिश स्टेबल रिलेशन विद अदर नेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन. तो ये डिसीज़न क्यों लिया जाता है? जिससे कि हमारे स्टेबल रिलेशन या अच्छे रिलेशंस रहें अदर कंट्रीज़ के साथ, और इस डिसीज़न के इम्प्लीमेंटेशन को कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन. दस फॉरेन पॉलिसी इज़ अ परमानेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज़. तो फॉरेन पॉलिसी जो है एक परमानेंट पॉलिसी है, ये टेम्परेरी नहीं है, और ये किस पर बेस है? ये नेशनल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है. मतलब कि हमारे कंट्रीज़ के सारी चीज़ें, हमारे फंक्शंस काफ़ी स्मूथली फंक्शन कर पाएँ, अच्छे से हमारे काम हो पाएँ. हमारे फॉरेन से जब भी हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो फॉरेन भी या विदेश जो भी कंट्री है अदर कंट्री वो हमारी हेल्प करे. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं. अवर फॉरेन पॉलिसी. Now let's see about India's foreign policy. India's foreign policy has a great impact on the world. The cultural past of the India has been extremely glorious. India has been constantly making efforts to build amicable relations not only with the neighboring countries but also with the far-flung nations. The roots of India's foreign policy are in the origin of developed civilizations since centuries, which include ancient, medieval,
thoughts and British policies, national movement, Indian National Congress, and impact of Gandhian philosophy. All these have been contributing factors. इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पूरे वर्ल्ड पर बहुत गहरा असर है और इंडिया का पास्ट जो है वो काफ़ी कलरफुल या ग्लोरियस था। एज वी ऑल नो कि बहुत सारे धर्म और बहुत सारे कल्चर्स इंडिया में हैं। इंडिया लगातार कोशिश करता रहा है कि हमारे रिलेशंस विदेशों के साथ काफ़ी अच्छे रहें, नॉट ओनली नेबरिंग कंट्रीज़ या सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ नहीं बल्कि जो देश दूर दूर हैं उनसे भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहें। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। हम देखें तो एंशियंट टाइम से लेके मीडिएवल थॉट्स जो हमारे विचार रहे हैं एंशियंट टाइम पर या मीडिएवल टाइम पर, या हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ को देखें या हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन भी विदेशों में रही है। उसके बाद गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो भी फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा पसंद करी गई थी। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं या ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि शुरू से लेके अभी तक इंडिया ने हमेशा कंट्रीब्यूट करने की या सहयोग देने की ही कोशिश करी है विदेशों को। मेन एम्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीतियों का मेन एम या लक्ष्य क्या है? टू मेक इंडिया अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया को हम एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में। टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं विदेशों से। टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म का हम विरोध करते हैं, मतलब कि जो कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना कब्जा जमा लेती है, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो ये कॉलोनियलिज्म था। इम्पेरियलिज्म भी ऐसे ही होता है, दूसरे कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना और वहाँ पे शासन करना, तो इसका हम विरोध करते हैं। टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, अगर किसी एशियन या अफ्रीकन कंट्री में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे उनको आज़ादी दिलाने में। टू मेंटेन क्लोज रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मतलब ये बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो हम उन कंट्रीज़ के साथ क्लोज रिलेशंस बनाना चाहते हैं। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड, हम ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करें जिससे कि फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार में डेवलपमेंट हो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, हम जो हमारे NRIs हैं, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, मतलब कि जो लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, उनको भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एशियन और अफ्रीकन नेशंस को कंट्रीज़ को हम एक साथ लाना चाहते हैं जिससे कि इकोनॉमिक और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहें। टू बैक एंड सपोर्ट UN को हम सपोर्ट करना चाहते हैं और उनका सपोर्ट लेना भी चाहते हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट, जोग्राफिकल फैक्टर, इंडियाज जोग्राफिकल एरियाज and its huge sea and mountain borders in Asia has played a major role in shaping India's foreign policy. India's trade and security depends on these factors. पहला फैक्टर है कि हमारे इंडिया की जोग्राफिकल पोजीशन कैसी है, इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कैसा है, और हमारे सी बाउंड्री है, समुद्र है, हमारे एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ माउंटेन्स से बॉर्डर बनी हुई है। तो ये इंडिया का जो शेप है और इंडिया की जो फिजिकल जोग्राफिकल कंडीशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। इसीलिए इंडिया की सिक्योरिटी और बिजनेस ट्रेड ये दोनों ही डिपेंड करता है जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। सेकेंड, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्षता। द वर्ल्ड वॉज स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। तो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड था, पूरी दुनिया मतलब कंट्रीज के ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप को कहा जाता था कैपिटलिस्ट और दूसरे को कहते थे कम्युनिस्ट।
द एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिजल्टेड इन कोल्ड वार। अब इनके बीच में कुछ टेंशन्स हुई और कोल्ड वॉर चल रहा था। alienating itself from them, India maintained its position as non-aligned nation। अब इंडिया ने क्या किया, किसी का सपोर्ट नहीं किया, ना वो कम्युनिस्ट के को सपोर्ट करने गए, ना वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने गए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को वहाँ से हटा लिया और उन्होंने अपनी पोजीशन, इंडिया ने अपनी पोजीशन बनाई नॉन अलाइंड नेशन की, मतलब हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन बिटवीन टू लॉबीज। और ऐसा नहीं था कि हम भाग रहे थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जबकि हम इसलिए उन दोनों ग्रुप से अलग हुए जिससे कि हम उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा सकें और इन टेंशंस को खत्म करवा सकें। थर्ड, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। Peace occupies a place of utmost importance in India's foreign policy. India has its own history of ancient culture. To date, India has never tried to force its supremacy on any nation, and this tradition is perceptible in today's foreign policy. हिस्टोरिकल ट्रेडिशन मतलब ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही शांतिप्रिय रही है और इंडिया का खुद का एक हिस्ट्री है और हमारा एंशिएंट कल्चर है। और आज तक की डेट में इंडिया ने कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं किया है या उस पर राज्य शासन नहीं किया है, और यही ट्रेडिशन फॉलो होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी। फोर्थ, नेशनल इंटरेस्ट। Pandit Jawaharlal Nehru had said in the Constituent Assembly that the base of any country's foreign policy lies in the protection of its national interest, and the goal of our foreign policy lies in this fact. National interest means राष्ट्रीय हित। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बार कहा था कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड होना चाहिए उस कंट्री के राष्ट्रहित के लिए और उसके राष्ट्रहित के प्रोटेक्शन के लिए, और यही चीज़ देखी जा सकती है हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड सिंपली means that India will think and act independently and impartially in international matters, and that's why India chose the policy of NAM. The policy of NAM does not indicate an escapist or separatist attitude but an effort to establish friendly support. हमारे फॉरेन पॉलिसी के मेन प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या हैं? तो फर्स्ट है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्षता। अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था। इंडिया ने सिंपली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को एडॉप्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंटली सोच सकता है और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है किसी भी इंटरनेशनल मैटर में, और इस पॉलिसी को कहा गया है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ये NAM पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया भाग रहा है ना, किसी भी चीज़ में दखलंदाजी ना करके वो भाग रहा है या अपने आप को सेपरेट बनाने की या अलग थलग रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। बट इसका सीधा उद्देश्य ये है कि इंडिया हमेशा फ्रेंडली सपोर्ट करे लोगों को, मतलब लड़ाई झगड़े में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है और फ्रेंडली टर्म्स अदर कंट्रीज़ के साथ सबके साथ रखना चाहता है। Second, opposition of colonialism and imperialism. India has bitter experience of slavery under British imperialism, so India opposed it naturally. India has been raising voice against imperialism in UN. Indonesia, Libya and Namibia are the countries suffering from imperialism. सेकेंड प्रिंसिपल है अपोजिशन ऑफ कॉलोनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, मतलब इंडिया कॉलोनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का विरोध करता है। इंडिया का बहुत ही बिटर या बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें स्लेव्स बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था कई सालों तक। तो ये एक्सपीरियंस इंडियंस का बहुत बुरा रहा है। इसीलिए क्योंकि इंडिया इस चीज़ को समझता है, इसीलिए इंडिया इसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाता है। वो इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। UN में भी इंडिया ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई थी। इंडोनेशिया, लीबिया और नामीबिया ये सारी कंट्रीज इम्पेरियलिज्म से सफ़र कर रही हैं। थर्ड, अगेंस्ट अपेटाइड। इंडिया बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। Prior to its independence,
India had been raising voice against inhuman policy of racism and discrimination and policy of apartheid in South Africa. India also opposed the Germany's Nazi policy. Thus, complete end of racism and international communities is the prime principles of India's foreign policy. इंडिया किसी भी प्रकार के भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब सारी नस्लों को समानता से देखता है। और इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया ने आवाज़ उठाई थी जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद या रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, जो गांधी जी के साथ भी हुआ था, तो इसके लिए इंडिया ने तब भी आवाज़ उठाई थी। और इसके अलावा जो जर्मनी की नाज़ी पॉलिसी थी, इसके खिलाफ भी इंडिया ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसीलिए इंडिया ये चाहता था कि पूरे तरीके से ये भेदभाव जो है, रेसलिज्म जो है, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। और इंडिया की पॉलिसी में भी इसको इंक्लूड किया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में कंप्लीट एंड ऑफ रेसलिज्म होना चाहिए। फोर्थ, पंचशील। The idea of Panchsheel came upon the Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954. चौथा सिद्धांत है पंचशील का। अब ये पंचशील का आइडिया कैसे आया? पंचशील का आइडिया आया जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन हुआ तिब्बत को लेके, और उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रीटी साइन करी गई और डेट थी May 29, 1954. The word Panchsheel it derived from Sanskrit word Panch and Sheel. Panch means 5 and Sheel stands for rule of conduct. अब पंचशील वर्ड लिया गया है संस्कृत लैंग्वेज से। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब नियम। एंड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील आर, और पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। एक दूसरे के लिए म्यूचुअल, एक दूसरी कंट्री की टेरिटरी इंटीग्रिटी और सोवर्निटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना है। मतलब कि जो भी हमारी फिजिकल बाउंड्रीज है कंट्री की, हम उनको क्रॉस नहीं करेंगे या उन पर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो भी सोवर्निटी है उसको हम म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इंडिया के पर्सनल मैटर्स में चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा और चाइना के पर्सनल मैटर्स में इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। ये पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को बराबरी का ओहदा देंगे और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, मतलब कि एक दूसरे के फ़ायदे के बारे में भी हम लोग सोचेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक रहने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्री को मेंटेन रखते हुए। फिफ्थ, सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस। इंडिया इज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन। अब पांचवा सिद्धांत है कि हम वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करेंगे। इंडिया यूएन का ओरिजिनल मेंबर है। इंडिया वर्क्स फॉर ग्लोबल पीस, इंडिया काम करता है विश्व शांति के लिए। इट हैज़ बीन अटैच टू दी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडिया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ा हुआ है, जैसे ILO, यूनिसेफ, FAO एंड यूनेस्को। तो ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया कनेक्टेड है। इंडिया ऑलवेज फॉलो द UN डायरेक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल, और जो भी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन UN द्वारा दिए जाते हैं, इंडिया उसको फॉलो करता है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब सबके भले के लिए, सबके फ़ायदे के लिए इंडिया सारे रूल्स को और डायरेक्शंस को फॉलो करता है। सिक्स, सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। सिक्स प्रिंसिपल है कि इंडिया निशस्त्रीकरण का सपोर्ट करता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज द आर्म्स रेस। इंडिया ने कभी भी अपने आप को हथियार बनाने की रेस में आगे नहीं रखा है। टू अचीव इट, इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड टू डिस्ट्रॉय विच आर ऑलरेडी मेड। और अगर आप डिसआर्मामेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए कि आपको आर्म्स को या हथियारों को बनाना बंद कर देना चाहिए किसी भी कंट्री को, और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओनली डिसआर्मामेंट कैन एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस। सिर्फ डिसआर्मामेंट ही इंटरनेशनल पीस को एस्टेब्लिश कर सकता है, मतलब कि अगर हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध भी क्यों होंगे। द मनी एंड रिसोर्सेज सेव्ड बाय डिसआर्मामेंट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज। और ये जो पैसा वेस्ट होता है हथियार बनाने में, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये जो पैसा बचेगा ये
कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है या दूसरे अच्छे कामों में यूज़ किया जा सकता है। 7. न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया इज अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर इन वॉर. India does not support nuclearization of space, yet vehemently oppose the policy of non-proliferation of nuclear arms as it is based on partiality. इंडिया किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है, इवन स्पेस के न्यूक्लियराइजेशन को भी ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये पार्शियलिटी पर बेस्ड है। 8. सपोर्ट ऑफ सार्क। अब 8 प्रिंसिपल है सार्क का सपोर्ट। टू डेवलप फ्रेटर्निटी विद साउथ एशियन नेशंस, इंडिया हैज़ लेंड सपोर्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी फ्रेंडशिप दिखाने के लिए और फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने सार्क के एस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट किया है। देयर आर 7 कंट्रीज़ इन सार्क। सार्क मतलब बहुत सारे 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है और सार्क में कौन से कंट्रीज़ हैं? दे आर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। Thus, the above principles have helped India in realizing its objectives and have given boost to our foreign policy. तो ये प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं इंडिया को रियलाइज़ कराने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए भी ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। So, it was all for today's video. In our next video, we'll cover India's relations with her neighboring countries. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।